स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो लेक्चर में हम ब्याज का तरलता पसंदगी सिद्धांत लिक्विडिटी प्रेफरेंस थ्योरी ऑफ इंटरेस्ट की चर्चा करेंगे। विद्यार्थियों, इस सिद्धांत का प्रतिपादन प्रसिद्ध अर्थशास्त्री जे.एम. कीन्स ने 1936 में प्रकाशित अपनी पुस्तक जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी में किया। कीन्स के अनुसार ब्याज तरलता के त्याग का प्रतिफल होता है। विद्यार्थियों, यहाँ तरलता अधिमान का मतलब है कि कुछ कारणों से व्यक्ति अपने पास मुद्रा नगद रूप में रखना पसंद करते हैं, अर्थात धन को परिसंपत्तियों या सिक्योरिटीज के रूप में रखने के बजाय लोग बाग मुद्रा के रूप में उसे ज़्यादा पसंद करते हैं। ऐसी स्थिति में लोगों से तरलता का त्याग करवाने की कीमत ब्याज के रूप में देनी पड़ती है। विद्यार्थियों, कीन्स के अनुसार ब्याज दर पूर्णतः एक मौद्रिक घटना है। इसका मतलब है कि ब्याज दर मुद्रा की मांग और पूर्ति पर निर्भर करती है। कीन्स ने मुद्रा की मांग को तरलता पसंदगी के संदर्भ में प्रतिपादित किया था, परिभाषित किया था। जैसा कि मैंने बताया कि लोग बाग अपने पास मुद्रा को कई रूपों में रख सकते हैं, लेकिन परिसंपत्ति या धन के सबसे अधिक तरल के रूप में नगद मुद्रा ही होती है, क्योंकि हम नगद मुद्रा को जब चाहे इच्छानुसार प्रयोग में कर सकते हैं। और कीन्स ने इस नकदी को, कैश को तरलता का नाम दिया है। तो कीन्स ने मुद्रा की मांग को तरलता पसंदगी के संदर्भ में परिभाषित किया है और कीन्स ने कहा कि लोग मुद्रा को नगद या तरल रूप में रखने की मांग 3 उद्देश्यों के कारण करते हैं। सबसे पहला सौदा उद्देश्य यानी ट्रांजैक्शन मोटिव। सौदा उद्देश्य या लेन देन उद्देश्य के लिए मुद्रा नगद के रूप में रखने के पीछे कारण यह होता है कि विद्यार्थियों, आय प्राप्ति और आय के व्यय के बीच में प्रायः समय अंतराल होता है। व्यक्तियों को आय एक निश्चित अवधि के बाद मिलती है, जबकि व्यय करने की आवश्यकता जीवन में प्रतिदिन पड़ती रहती है। इसलिए व्यक्ति अपने पास लेन देन या क्रय विक्रय करने के लिए कुछ मुद्रा सदैव नगद रूप में रखना पसंद करते हैं। इस प्रकार एक अर्थव्यवस्था में सभी व्यक्ति, परिवार, फर्में दैनिक खर्चे के लिए जो मुद्रा राशि अपने पास रखते हैं, उसे सौदा उद्देश्यों के लिए मुद्रा की मांग कहा जाता है। विद्यार्थियों, मुद्रा को नगद रूप में रखने का जो दूसरा उद्देश्य है या तरलता अधिमान का दूसरा उद्देश्य है सतर्कता उद्देश्य यानी प्रिकॉशनरी मोटिव, जिसका मतलब है कि भविष्य की अनिश्चितताओं जैसे बीमारी, बेकारी, दुर्घटना, मृत्यु इत्यादि कुछ दशाओं में सुरक्षित रहने के लिए या भविष्य में सामाजिक रीति रिवाजों को पूरा करने के लिए व्यक्ति नगद मुद्रा अपने पास रखना चाहता है। तो नकदी का संचय भी अनिश्चित भविष्य के प्रति सतर्कता के उद्देश्य के लिए किया जाता है। विद्यार्थियों, ऐसा आपातकालीन परिस्थितियों से बचने के लिए व्यक्ति अपने पास नगद मुद्रा रखना चाहते हैं। विद्यार्थियों, सौदा उद्देश्य एवं सतर्कता उद्देश्य के लिए मांगी जाने वाली मात्रा आय के स्तर पर निर्भर करती है। इसलिए हम सौदा उद्देश्य और सतर्कता उद्देश्य के लिए मुद्रा की मांग को
L1 से सूचित कर सकते हैं। इसलिए यहाँ पर L1 इज फंक्शन ऑफ y, यानी मुद्रा की सौदा और सतर्कता मांग आय स्तर का फलन है। विद्यार्थियों, कीन्स कहते हैं कि सौदा और सतर्कता उद्देश्यों के लिए मुद्रा की मांग पर आय स्तर का प्रभाव पड़ता है, ना कि ब्याज दर का। इसलिए आय स्तर से मुद्रा की सौदा और सतर्कता उद्देश्यों के लिए मांग निर्धारित होती है। तरलता अधिमान के लिए जो तीसरा उद्देश्य है वह है स्पेक्युलेटिव मोटिव, यानी सट्टा उद्देश्य, जिसका मतलब है कि व्यक्ति अपने पास नगद मुद्रा इसलिए भी रखना चाहते हैं ताकि भविष्य में ब्याज दर, बॉन्ड तथा प्रतिभूतियों की कीमतों में होने वाले परिवर्तनों का लाभ उठा सकें। विद्यार्थियों, कीन्स के अनुसार भविष्य के संबंध में बाजार की तुलना में अधिक जानकारी के द्वारा लाभ प्राप्त करने के उद्देश्य से सट्टा उद्देश्य के लिए मुद्रा नगद रूप में रखी जाती है। विद्यार्थियों, व्यक्ति सट्टा उद्देश्य के अंतर्गत नगद मुद्रा की मांग इस इच्छा से करता है कि जिससे व्यक्ति बॉन्ड्स इत्यादि की कीमतों में होने वाले परिवर्तनों का लाभ उठा सके। विद्यार्थियों, जो सट्टा उद्देश्य के लिए मुद्रा की जो मांग है वह ब्याज दर पर निर्भर करती है। हम इसे L2 से सूचित करते हैं। L2 इज फंक्शन ऑफ R, या मुद्रा की सट्टा उद्देश्य के लिए मांग ब्याज दर पर निर्भर करती है। विद्यार्थियों, यहाँ पर हमें यह जान लेना आवश्यक है कि बॉन्ड्स की कीमत और ब्याज दर में विपरीत संबंध होता है, क्योंकि कम बॉन्ड कीमतें ऊंची ब्याज दरों को और ऊंची बॉन्ड कीमतें कम ब्याज दरों को व्यक्त करती हैं। बॉन्ड की कीमत और ब्याज दरों में विपरीत संबंध पाया जाता है। जब बॉन्ड की कीमतों में वृद्धि यानी ब्याज दर में कमी की संभावना होती है तो लोग बाग अधिक बॉन्ड्स खरीदेंगे, क्योंकि उन्हें भविष्य में बॉन्ड्स की कीमतें बढ़ने पर उन्हें बेचकर लाभ कमाया जा सके। इसलिए इस स्थिति में सट्टा उद्देश्य के लिए रखी गई नगद मुद्रा की मात्रा कम होती है। विद्यार्थियों, यदि व्यक्ति यह सोचते हैं कि भविष्य में बॉन्ड्स की कीमतें गिरने की संभावना होती है, अर्थात ब्याज दर बढ़ने की संभावना होती है, तब ऐसी दशा में सट्टा उद्देश्य के लिए अधिक मुद्रा की मांग की जाएगी, क्योंकि इस प्रकार ब्याज दर ऊंची होगी तो सट्टा उद्देश्य के लिए मुद्रा की मांग उतनी ही कम होगी तथा ब्याज दर जितनी कम होगी सट्टा उद्देश्य के लिए मुद्रा की मांग उतनी ही अधिक होगी। इसलिए सट्टा उद्देश्य के लिए मुद्रा की मांग जो है ब्याज दर का फलन है और ब्याज दर और सट्टा उद्देश्य के लिए मुद्रा की मांग में विपरीत संबंध है और इसलिए सट्टा उद्देश्य के लिए मुद्रा की जो मांग का जो वक्र होता है वह ऋणात्मक ढाल वाला होता है, यानी अधिक ब्याज दर पर मुद्रा की सट्टा के लिए कम मांग और कम ब्याज दर पर मुद्रा की सट्टा के लिए अधिक मांग होती है। विद्यार्थियों, इस प्रकार जो मुद्रा की कुल मांग जो होगी तरलता अधिमान सिद्धांत के अनुसार, जिसको हम L से व्यक्त कर रहे हैं, तो L इज इक्वल टू L1 प्लस L2, और जो L1 है वह आय का फलन है और L2 ब्याज दर का फलन है। और इस प्रकार जो कुल मांग है वह L इज फंक्शन ऑफ Y एंड R, यानी आय स्तर और ब्याज दर पर
मुद्रा की जो मांग है वह निर्भर करती है। विद्यार्थियों, हमें यहाँ पर एक कंसेप्ट लिक्विडिटी ट्रैप, तरलता जाल को भी समझना बहुत आवश्यक है, जिसका मतलब है बहुत कम ब्याज दर पर सट्टा उद्देश्य के लिए मुद्रा की मांग पूर्णतया लोचदार हो जाती है, परफेक्टली इलास्टिक हो जाती है। जिसका मतलब है कि बहुत कम ब्याज दर पर या ब्याज की जो न्यूनतम दर होती है उस पर व्यक्ति अपनी समस्त मुद्रा को अपने पास नगद रूप में रखना चाहते हैं। इसलिए कीन्स ने जो लिक्विडिटी प्रेफरेंस कर्व है, तरलता अधिमान वक्र है, उसके पूर्णतया लोचदार भाग को तरलता जाल का नाम दिया है, जिसे हम पूर्ण नगदी अधिमान अवस्था यानी पोजीशन ऑफ एब्सोल्यूट लिक्विडिटी भी कह सकते हैं। इसको हम आगे इस डायग्राम में इस प्रकार समझ सकते हैं, जिसमें यहाँ आप देख रहे हैं कि OX अक्ष पर मुद्रा की मांग ली गई है और OY अक्ष पर ब्याज दर ली गई है। यहाँ पर जो BC भाग है वक्र का, LP वक्र का BC भाग है, रेंज है, वह तरलता जाल को व्यक्त कर रहा है और यहाँ पर जो ब्याज दर है वह R0 है। इस R0 ब्याज दर पर व्यक्ति अपनी समस्त मुद्रा को नगद रूप में रखना चाहते हैं और तरलता अधिमान सिद्धांत की इस विशेषता के कारण, तरलता जाल के कारण ब्याज दर कभी शून्य नहीं होती, यानी ब्याज की एक निम्न बिंदु पर नकदी की मांग असीम हो जाती है, जिससे ब्याज दर और नीचे नहीं गिर सकती। हम ब्याज दर निर्धारण का जब आगे का डायग्राम देखेंगे तो हम उसमें देखेंगे कि ऐसी स्थिति में मुद्रा पूर्ति में वृद्धि करने पर ब्याज दर में कमी नहीं होगी। विद्यार्थियों, हमें मुद्रा की मांग तथा ब्याज दर के निर्धारण की जो व्याख्या कीन्स ने की है, उसमें हमें ये ध्यान में रखना होगा, ये समझना होगा कि कीन्स ने एक ऐसी सरल अर्थव्यवस्था की मान्यता अपनाई है जहाँ पर लोगों की जो निवेश सूची है, जो पोर्टफोलियो है, उसमें केवल दो ही परिसंपत्तियां हैं, करेंसी यानी नगद मुद्रा या और दूसरी बैंकों में जमा राशियां भी ले सकते हैं जिन पर ब्याज नहीं मिल रहा है, और दूसरा दीर्घकालीन बॉन्ड्स। तो यहाँ हमें ये जान लेना जरूरी है कि ब्याज दर तथा बॉन्ड्स की कीमतों में विपरीत संबंध होता है और लोगों की मुद्रा की जो मांग है वह इस बात पर निर्भर करती है कि वह अपनी निवेश सूची को किस प्रकार मुद्रा तथा बॉन्ड्स के बीच में संतुलित करते हैं। तो विद्यार्थियों, कीन्स के सिद्धांत में जो लोगों का जो निर्णय है वो खास तौर से दो बातों से प्रभावित होता है। प्रथम, उनकी मौद्रिक आय स्तर बढ़ने पर लोग बाग अधिक मुद्रा राशि रखना चाहते हैं, क्योंकि इसमें लेन देन उद्देश्य के कारण वह अपने पास अधिक वस्तुएं और सेवाएं क्रय करना चाहेंगे। और दूसरा, ब्याज दर जितनी अधिक होगी, सट्टे के उद्देश्य के लिए मुद्रा की मांग उतनी ही कम हो जाएगी। इसका मतलब है कि ऊंची ब्याज दर का मतलब है कि मुद्रा रखने की अवसर लागत बढ़ जाएगी और इसलिए ऊंची ब्याज दर पर लोग मुद्रा रखने के बजाय बॉन्ड्स रखकर आय उपार्जन करना चाहेंगे। तो इस प्रकार कीन्स के तरलता अधिमान सिद्धांत में हमने देखा कि जो मुद्रा की जो मांग है वह दो बातों से प्रभावित होती है, आय स्तर और ब्याज दर। विद्यार्थियों, अब हम कीन्स के सिद्धांत का अगला पक्ष हम लेते हैं, मुद्रा की पूर्ति, सप्लाई ऑफ मनी। यहाँ पर
जो सप्लाई ऑफ मनी है वह अर्थव्यवस्था की आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर मौद्रिक अधिकारियों के द्वारा निर्धारित होती है और इसलिए मुद्रापूर्ति ब्याज के सापेक्ष पूर्णतया बेलोच होती है। इसका मतलब मुद्रापूर्ति पर ब्याज दरों का प्रभाव नहीं पड़ता है। अब हम बात करते हैं ब्याज दर निर्धारण की। तो ब्याज दर का जो निर्धारण है कीन्स के सिद्धांत में उस बिंदु पर होता है जहां तरलता पसंदगी वक्र एलपी कर्व मुद्रापूर्ति रेखा को काटता है, यानी जहां पर मुद्रा की मांग और मुद्रा की पूर्ति दोनों बराबर हैं वहां पर ब्याज दर का निर्धारण होगा। हम इसे इस डायग्राम के माध्यम से देख सकते हैं। आप इसमें देख सकते हैं कि ओ एक्स अक्ष पर मुद्रा की मांग तथा पूर्ति ली गई है, ओ वाई अक्ष पर ब्याज दर ली गई है। यहाँ पर जो L1 फंक्शन ऑफ वाई ये वक्र दिखाई दे रहा है, ये मुद्रा की सौदा एवं सतर्कता उद्देश्य के लिए मुद्रा की मांग को दिखाता है, जो कि ब्याज दर से उसका कोई संबंध नहीं है। और यहाँ पर ये जो वक्र है MD, ये वाला वक्र ये मुद्रा की कुल मांग को दिखा रहा है, जिसमें सौदा उद्देश्य एवं सतर्कता उद्देश्य तथा सट्टा उद्देश्य तीनों के लिए मुद्रा की मांग दिखाई हुई है। और मुद्रा पूर्ति मान लीजिए OM दी हुई है और उस स्थिति में जो मुद्रा पूर्ति की जो रेखा है ये आपको लंबवत रेखा दिखाई दे रही है और OM मुद्रा पूर्ति की मात्रा है। इस स्थिति में N बिंदु संतुलन का बिंदु होगा और OR ब्याज दर निर्धारित होगी। अब विद्यार्थियों, यदि मुद्रा पूर्ति बढ़कर M1 हो जाती है, OM1 हो जाती है, तो ब्याज दर घटकर R1 पर आ जाएगी, जबकि हमारा जो मुद्रा की मांग का जो वक्र है जब MD है ये वाला है। और यदि M1 मुद्रा पूर्ति से आगे मुद्रा पूर्ति बढ़ाई जाती है तो ब्याज दर R1 से नहीं घटेगी, क्योंकि यहाँ पर M1 के आगे जो लिक्विडिटी प्रेफरेंस का जो डिमांड कर्व है, मांग वक्र है, वह क्षैतिज हो जाता है, यानी यहाँ पर ये तरलता जाल की उपस्थिति हो जाती है। अब विद्यार्थियों, यदि अर्थव्यवस्था में मुद्रा की कुल मांग बढ़ जाती है और जो मांग वक्र है LP कर्व है वह खिसक कर MD1 हो जाता है, ये M-D1 ये हो जाता है, तो अर्थव्यवस्था में यदि OM ही मुद्रा पूर्ति है तो ब्याज दर बढ़ जाएगी, R2 हो जाएगी OR2, क्योंकि मुद्रा की मांग बढ़ गई है। और यदि मुद्रा पूर्ति M1 है तो ब्याज दर R3 तक हो जाएगी, OR3 हो जाएगी। इस प्रकार आप देख सकते हो कि मुद्रा के लिए मांग बढ़ने पर ब्याज दर बढ़ती है और मुद्रा पूर्ति बढ़ने पर ब्याज दर घटती है। लेकिन तरलता जाल की स्थिति में जहाँ पर कि जो LP कर्व है वह क्षैतिज हो जाता है, O अक्ष के समांतर हो जाता है, उस रेंज में मुद्रा पूर्ति बढ़ने पर भी ब्याज दर नीचे नहीं घटती है। तो इस प्रकार कीन्स के सिद्धांत के अनुसार मुद्रा की मांग और मुद्रा की पूर्ति के द्वारा ब्याज दर का निर्धारण होता है। मैं समझती हूँ कि इस डायग्राम में आपको ब्याज दर निर्धारण समझ में आ गया होगा। तो इस प्रकार कीन्स के तरलता अधिमान सिद्धांत से हम कुछ निष्कर्ष निकाल सकते हैं। पहला तो ये कि ब्याज एक मौद्रिक विषय है जो कि मुद्रा की मांग और पूर्ति पर निर्भर करता है। दूसरा, मुद्रा की पूर्ति दी हुई होने पर कम ब्याज दर पर मुद्रा की मांग अधिक होती है तथा अधिक ब्याज दर पर मुद्रा की मांग कम होती है। तीसरा, मुद्रा की मांग दी हुई होने पर मुद्रा पूर्ति बढ़ने पर ब्याज दर
कम हो जाती है और मुद्रापूर्ति घटने पर ब्याज दर में वृद्धि होती है। तो विद्यार्थियों, इस प्रकार कीन्स के सिद्धांत के ये निष्कर्ष हैं। और चौथा निष्कर्ष है कि ब्याज दर में कमी की न्यूनतम सीमा तरलता पाश से निर्धारित होती है, लिक्विडिटी ट्रैप से निर्धारित होती है। तो इस प्रकार विद्यार्थियों, कीन्स ने अपने तरलता अधिमान सिद्धांत के अंतर्गत ब्याज दर का निर्धारण समझाया है, बताया है कि किस प्रकार जो ब्याज दर है मुद्रा की मांग और मुद्रा की पूर्ति पर निर्भर करती है। अब विद्यार्थियों, हमने कीन्स का मॉडल भी पढ़ लिया और प्रतिष्ठित सिद्धांत भी ब्याज दर का देख लिया। तो बात आती है इनमें दोनों में बेसिक अंतर क्या है। तो दोनों के यदि अंतर की बात करें तो क्लासिकल सिद्धांत में तो ब्याज दर वास्तविक तत्वों पर निर्भर करती है और कीन्स के सिद्धांत में मौद्रिक तत्वों पर निर्भर करती है। और कीन्स के सिद्धांत में जहाँ पर रोजगार और आय स्तर दोनों को परिवर्तनशील माना जाता है और प्रतिष्ठित सिद्धांत में पूर्ण रोजगार की मान्यता ली गई है। इसके अलावा प्रतिष्ठित अर्थशास्त्री मानते थे कि ब्याज दर में वृद्धि से बचत में वृद्धि की जा सकती है, जबकि कीन्स की मान्यता है कि बचत का संबंध आय से होता है, ब्याज से नहीं है। तो इस प्रकार दोनों सिद्धांतों में कुछ बेसिक अंतर है। इसके बाद हम बात करते हैं तरलता सिद्धांत की क्या कमियां हैं, अर्थशास्त्रियों ने इसकी क्या आलोचनाएं की हैं। तो विद्यार्थियों, कीन्स के सिद्धांत की भी वही आलोचना की गई जो लोनेवल फंड थ्योरी और प्रतिष्ठित सिद्धांत की गई कि इसमें भी ब्याज दर अनिर्धारित है। यानी हमें मुद्रा की मांग को जानने के लिए ब्याज दर को जानना जरूरी है, जबकि हम यहाँ पर ब्याज दर निर्धारण देख रहे हैं। दूसरा, इसमें ब्याज दर के निर्धारण के वास्तविक तत्वों पर ध्यान में नहीं दिया गया और ये भी कहा गया कि बचत के बिना तरलता संभव नहीं है, क्योंकि जब तक बचत नहीं होगी, यानी लोग यदि बचत नहीं करेंगे तो तरलता उत्पन्न नहीं होगी। इसलिए ब्याज की दर पर बचत के प्रभाव को नहीं मानना पूर्णतया उचित नहीं कहा जा सकता, क्योंकि कीन्स के सिद्धांत में ब्याज को तरलता के त्याग का भुगतान माना गया है, ना कि बचत के त्याग का। इसके अलावा जो तरलता अधिमान सिद्धांत है वह मुद्रास्फीति की दशाओं में विशेष महत्व नहीं रखता, क्योंकि जब विद्यार्थी मुद्रास्फीति की स्थिति होती है तो लोग बाग अपनी बचतों को संपत्ति या वस्तु के रूप में बदलने में अधिक रुचि रखते हैं और वो अपने पास मुद्रा को नगद रूप में नहीं रखते हैं। तो इस प्रकार इस सिद्धांत की भी कुछ कमियां हैं और इसमें आय स्तर को भी दिया हुआ माना गया है। लेकिन फिर भी विद्यार्थियों, कीन्स के तरलता अधिमान सिद्धांत का बहुत महत्व है। कीन्स ने तरलता पसंदगी को ब्याज दर निर्धारण के लिए आवश्यक माना है या उस पर निर्भर माना है ब्याज दर निर्धारण को। तो कीन्स ने ब्याज को मौद्रिक तत्व बताकर ब्याज के सिद्धांत को एक नया मोड़ दिया है और इससे कीन्स के सिद्धांत के कारण आर्थिक नीति में मौद्रिक नीति का भी महत्व बढ़ गया है और मौद्रिक अधिकारी का प्रभाव होने के कारण स्वयं उनका मौद्रिक नीति का जो महत्व है वो समष्टि अर्थशास्त्र में बढ़ा है और यानी आर्थिक नीति निर्धारण में केंद्रीय बैंक की भूमिका सामने आती है। तो विद्यार्थियों, ये ब्याज दर का कीन्स का सिद्धांत है और कीन्स के जो तरलता अधिमान का जो सिद्धांत है उसमें ब्याज के एक व्यापक सिद्धांत के लिए सभी आवश्यक तत्व जैसे निवेश मांग फलन, बचत फलन, तरलता अधिमान फलन, मुद्रा की मात्रा वगैरह विद्यमान हैं, लेकिन फिर भी कीन्स ने इन सबको मिलाकर एक संपूर्ण सिद्धांत की रचना
नहीं की है, जिसको आगे चलकर आधुनिक अर्थशास्त्रियों ने, या हम कहें ब्याज निर्धारण के आधुनिक सिद्धांत में, इन कमियों को दूर किया गया है। और हिक्स और हैंसन ने जो ब्याज निर्धारण का आधुनिक सिद्धांत प्रस्तुत किया, और जिसमें मौद्रिक संतुलन के साथ साथ वस्तु संतुलन दोनों शर्तों को पूरा किया जाता है, और ISLM कर्व के माध्यम से ब्याज निर्धारण किया जाता है। और आधुनिक सिद्धांत में ब्याज के लिए बचत, निवेश, मुद्रा की मांग, मुद्रा की पूर्ति, इन चारों तत्वों को समाहित किया गया है। तो विद्यार्थियों, मैं समझती हूँ कि आपको कीन्स का ब्याज निर्धारण का तरलता अधिमान सिद्धांत समग्र रूप में समझ में आ गया होगा। अभी के लिए इतना ही काफ़ी है। थैंक यू।